मॉडल्स लिख लेते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन मॉडल। एस्टिमेशन मॉडल। अब एस्टिमेशन मॉडल में बेसिकली तीन तरह के एस्टिमेशन मॉडल यूज किए जाते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी कोई भी मेथड यूज कर सकती है। फर्स्ट लिखिए एम्पेरिकल। एम्पेरिकल। एम्पेरिकल में दो तरह के मॉडल होते हैं, वन और टू। एक्सपर्ट जजमेंट एंड डेल्फी एस्टिमेशन। एक्सपर्ट जजमेंट एक्सपर्ट जजमेंट एंड डेल्फी एस्टिमेशन। नंबर टू ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक मॉडल। इसमें आपका तीन तरह के मॉडल्स यूज होते हैं ह्यूरिस्टिक में। बेसिक कोकोमो, इंटरमीडिएट कोकोमो और कंप्लीट कोकोमो। कंप्लीट कोकोमो। कोकोमो इज कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल कहते हैं, और एक है एनालिटिकल। एनालिटिकल मॉडल। हेल्स्टेड मॉडल। इसमें जो मॉडल है वो है हेल्स्टेड। हेल्स्टेड मॉडल। ये मॉडल्स हैं, ठीक है। तो मेनली तीन मॉडल्स यूज होते हैं, एम्पेरिकल, ह्यूरिस्टिक और एनालिटिकल। एम्पेरिकल में दो मॉडल पढ़ेंगे, एक्सपर्ट जजमेंट और डेल्फी एस्टिमेशन। ह्यूरिस्टिक में हम तीन पढ़ेंगे, बेसिक, इंटरमीडिएट और कोकोमो। इसमें बेसिकली होता कोकोमो ही है। कोकोमो के बेसिकली तीन टाइप्स होते हैं। कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, कोकोमो इज कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। अभी इसको पढ़ाते हैं हम, आगे बढ़ा रहे हैं आपको। फुल फॉर्म लिख लीजिए, कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। ठीक है। तीनों ही मॉडल जो भी है, एम्पेरिकल या आप कह सकते हैं ह्यूरिस्टिक और एनालिटिकल मॉडल, एक अब इसमें आप लिखेंगे सबसे पहले एम्पेरिकल मॉडल। एम्पेरिकल एम्पेरिकल मॉडल में पहला है आपका एक्सपर्ट जजमेंट मॉडल। एक्सपर्ट
जजमेंट मॉडल। इसमें क्या होगा कि सॉफ्टवेयर को, देखो सॉफ्टवेयर में कुछ भी हम एस्टिमेट करते हैं तो उसमें दो चीजें एस्टिमेट होती हैं मेनली। एक एफर्ट और एक ड्यूरेशन, कि कितना एफर्ट लगेगा और कितना ड्यूरेशन होगा। तो यहाँ पर ये जो एक्सपर्ट जजमेंट है, इसमें क्या होगा, इन दिस अ एक्सपीरियंस्ड, एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन होगा, एक्सपीरियंस पर्सन, एक एक्सपीरियंस पर्सन होगा। और ये पर्सन क्या करेगा, मेक एस्टिमेट, ये एस्टिमेट बनाएगा, ये सॉफ्टवेयर को एस्टिमेट करेगा। यानी कि एक पिछला वाला लिखना है, एक मिनट, ये लो, ये वाला, इसको लिख लो पहले, छूट गया तो। यहाँ पे हमने बताया तीन मॉडल होते हैं, इंपेरिकल, ह्यूरिस्टिक, एनालिटिकल। ये देखो एस्टिमेशन मॉडल में सॉफ्टवेयर का एस्टिमेट करने के लिए दो ही चीजें सॉफ्टवेयर में एस्टिमेट करी जाती हैं मोटे मोटे तौर पे। एक एफर्ट और एक ड्यूरेशन, कि कितना ड्यूरेशन लग रहा है, क्या एफर्ट लग रहा है। हो गया ये आदर्श? हो गया हो तो हम आगे। हो गया, ओके गुड। तो इम्पेरिकल में, ये जो इम्पेरिकल मॉडल है, इसमें क्या है, इसमें एक मॉडल है एक्सपर्ट जजमेंट। एक्सपर्ट जजमेंट मतलब एक्सपर्ट कौन होता है? एक्सपर्ट मतलब होता है जिसके, एक पर्सन ऐसा जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जिसके पास अनुभव हो, और वो अपने अनुभव के हिसाब से बता दे कि सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन कर दे वो, सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन कि भाई इसमें इतना एफर्ट लगेगा, इतना ये लगेगा। मान लीजिए कि एक आपने कहा कि भाई ऐसा है कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर बनने के लिए आया है शेयर मार्केट का, मान लेते हैं एक कोई क्लाइंट है वो शेयर मार्केट का है। अब वो कह रहा है हमारे लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है, उसने बता दिया कि हमको ये बनाना है, ये चीजें। तो जो एक्सपर्ट जजमेंट मॉडल है उसमें कुछ नहीं होगा, उसमें सिर्फ एक पर्सन को दे दिया जाएगा, जो एक्सपीरियंस पर्सन है, और वो उसका एस्टिमेशन बना देगा। ये हमारा एक्सपर्ट जजमेंट है, ठीक है। एक्सपर्ट जजमेंट में एरर भी हो सकती है। इसका इसका डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि जो एक्सपर्ट है वो हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस हो, या कोई जजमेंट गलत दे दे, ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं उसमें, ठीक है ना। या वो किसी पर्टिकुलर, क्योंकि इंडिविजुअल पर्सन है तो पर्सन में, पर्सन टू पर्सन हो सकता है, किसी से उसकी कोई प्रॉब्लम हो, तो उस अपनी जजमेंट्स को वो रॉन्ग भी दे सकता है। जैसे एक जज है और सामने मुजरिम है, तो जज मुजरिम को सजा तो दे देगा सबूतों के हिसाब से, लेकिन अगर मुजरिम जज का भाई हो, तब जज थोड़ा सा बायस्ड हो जाएगा, थोड़ा सा फेवर करने लगेगा अपने भाई को लेकर के। तो ऐसा पॉसिबल है कि इसमें एक तो एरर के चांसेस हैं, या जो वो जज है ही बिकम ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकता है, ठीक है। बायस भी होता है, बायस मतलब होता है किसी एक का पक्ष ले लेना, बायस, उसको बायस कहते हैं, किसी का पक्ष ले लेना, ठीक है। इसको हम ये कहते हैं, सही है। तो ये हो गया हमारा एम्पेरिकल, ये समझ में आ गया, एम्पेरिकल एक्सपर्ट जजमेंट मॉडल समझ में आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर पर्सन मेक estimation of effort and duration with his or her
एक्सपीरियंस, वो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक एफर्ट और ड्यूरेशन का एस्टिमेशन लगाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है ये? एक्सपर्ट जजमेंट मॉडल क्लियर? तो दूसरा बताएं, समझ में आ गया? नेक्स्ट, उसी में ये एम्पेरिकल में दो थे ना, अब दूसरा उसमें, दूसरा है डेल्फी एस्टिमेशन मेथड। डेल्फी एस्टिमेशन मेथड, ये सेकेंड है, डेल्फी एस्टिमेशन। इसमें क्या होगा, कंपनी मेक एक्सपर्ट ग्रुप, एक एक्सपर्ट ग्रुप बना दे। ग्रुप किसे कहते हैं? जिसमें एक से ज्यादा टीम मेंबर हो, ग्रुप बना देगा। और कंपनी क्या करेगी, एक असाइन कर देगी कोऑर्डिनेटर, एक कोऑर्डिनेटर असाइन कर देगी कंपनी। कोऑर्डिनेटर यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं, ये ग्रुप है और इस ग्रुप में मेंबर वन, मेंबर टू, मेंबर थ्री और मेंबर फोर, ये चार मेंबर्स हैं। ठीक है, एंड दिस ग्रुप इज कंट्रोल बाय अ कोऑर्डिनेटर। एक कोऑर्डिनेटर होगा, ऐसे समझ लो कि ये टीम है और टीम का ये कैप्टन है, कैप्टन समझ लो, कैप्टन। ठीक है, ये टीम मेंबर्स है, ये ग्रुप क्या है, ग्रुप को हम टीम भी तो कह सकते हैं, और टीम का कैप्टन होता है। तो इस तरीके से तो ये जो मेंबर्स हैं ये एस्टिमेट करेंगे। अब ये मेंबर क्या करेंगे, अब ये मेंबर्स जो है, ऑल मेंबर्स, यहां लिखो, ऑल मेंबर्स, ऑल ऑल मेंबर्स परफॉर्म एस्टिमेशन सेपरेटली। ठीक है, सेपरेटली, सेपरेटली, सेपरेटली। ठीक है, और क्या होगा कि all members have their opinion, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होगी। ठीक है, हर मेंबर की अपनी अपनी क्या कहते हैं, ओपिनियन होगी। ऑल मेंबर्स हैव देयर ओपिनियन, देयर ओन ओपिनियन, यहाँ ओन भी लिख सकते, मतलब सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होगी।
बट ये जो ओपिनियन है, इनकी जो भी ओपिनियन है, यानी कि सभी मेंबर्स क्या करेंगे, ऑल मेंबर्स मेक अ रिपोर्ट, यहाँ लिखो, ऑल मेंबर्स मेक अ रिपोर्ट। अब ये जो रिपोर्ट है, फाइनली दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को रिव्यू कौन करेगा, रिव्यू बाय कैप्टन, कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर रिव्यू करेगा इस रिपोर्ट को। कौन रिव्यू करेगा, कोऑर्डिनेटर, कि भाई एस्टिमेशन सही बनाया है या नहीं बनाया। तो डेल्फी एस्टिमेशन मॉडल में क्या होगा, एक ग्रुप बना देंगे, उस ग्रुप में भी एक्सपीरियंस लोग होंगे, परफेक्ट लोग होंगे, एक्सपर्ट लोग होंगे, और वो मेंबर्स अलग 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 काम करेंगे और अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। फिर रिपोर्ट को कोऑर्डिनेटर चेक करेगा और चेक करके बताएगा अगर उसमें कोई गलती है या नहीं है। ये समझ में आ गया। तो डेल्फी एस्टिमेशन मेथड क्लियर है, क्लियर, नहीं समझ में आया दीपक? अच्छा, देखो दीपक, हम ये कह रहे हैं कि ये इस एस्टिमेशन में क्या है, जैसे मान लो इसके पहले वाले में जो जजमेंट वाला था उसमें एक पर्सन था, एक पर्सन की राय से ही एस्टिमेशन हो रहा है। जैसे मान लो दीपक, आपके घर में ये एक मंत्रणा चल रही है, एक डिस्कशन चल रहा है कि भाई सामने एक प्लॉट पड़ा है, इस पे एक मकान बनाना है, सब लोग अपनी अपनी राय दें। तो सबने अलग 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 राय दी, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा कि ये 10 लाख में बन जाएगा, किसी ने कहा 12 लाख में बन जाएगा, किसी ने कहा 1 साल लगेगा, किसी ने कहा 10 साल लगेगा। तो एक एक्सपर्ट को ले आया कि भाई ये एक्सपर्ट है, बिल्डर है, आर्किटेक्ट है, इनको ले आते हैं, ये बता देंगे। तो बिल्डर आर्किटेक्ट ने बताया कि इसमें 8 महीने लगेंगे और इसमें जो है ये 8 लाख रुपए का खर्चा होगा। एक आदमी ने बता दिया। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा, जजमेंटल वाला, कि एक आदमी आया जज बन करके अपना फैसला सुना करके चला गया। डेल्फी एस्टिमेशन मेथड में क्या होगा कि एक टीम बनाई जाएगी, एक टीम बनाई जाएगी, ये 5 लोग हैं और ये पांचों एक्सपर्ट हैं इस मामले में। इन पांचों से राय लेंगे, तो पांचों अपनी राय बनाएंगे, पांचों अलग 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 एस्टिमेट करेंगे और पांचों अपनी रिपोर्ट बनाएंगे। और उन पांचों का कंट्रोल किसी एक पर्सन के हाथ में हो, कैप्टन के हाथ में। और वो कैप्टन ये चेक करेगा कि इन पांचों ने जो रिपोर्ट बनाई है वो सही है या गलत है। अभी समझ में आया दीपक, समझ में आया? सॉ- इनका सॉफ्टवेयर में क्या यूज है? दीपक, तुम शुरू से नहीं पढ़ रहे हो क्या? ये सॉफ्टवेयर ही तो बन रहा है, सॉफ्टवेयर का ही तो यूज है एक कंपनी में। इनका सॉफ्टवेयर में ऐसे ही यूज है। देखो, जो प्रोजेक्ट एस्टिमेशन है ये सॉफ्टवेयर के लिए ही तो कर रहे हैं। आप आप अपने आप को एज्यूम कर लिए कि आप इन्फोसिस है, ठीक है? अब आप पूछ रहे हैं कि सॉफ्टवेयर में इसका यूज क्या है, सॉफ्टवेयर में इसका यूज क्या है, ये बताइए। देखिए, आप मान लीजिए इन्फोसिस है, ठीक है? ये आप है, और इन्फोसिस सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसके बहुत सारे क्लाइंट होंगे, ठीक है? तो इसके जो क्लाइंट होंगे वो बहुत सारे क्लाइंट बैंक से रिलेटेड होंगे, इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड होंगे, ठीक है? या किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकते हैं, अदर से। अब मान लो कि यहाँ से 10 बैंक आए, क्लाइंट जो है वो 10 अलग अलग बैंकों से आए, उन्होंने कहा हमारा सॉफ्टवेयर बनाइए आप, सॉफ्टवेयर। अब बताओ इस सॉफ्टवेयर को बनाने में कितना समय और कितना कॉस्ट लगेगा, दीपक बताओ, कितना समय और कॉस्ट लगेगा? तो समय और कॉस्ट यानी कि टाइम का और कॉस्ट का और मेहनत कितनी लगेगी, एफर्ट का, क्या करेगा इन्फोसिस, क्या करेगा, एस्टिमेट करवाएगा कि भाई ऐसा इसका एस्टिमेशन करो। उसी एस्टिमेशन को हम इसमें पढ़ रहे हैं, एस्टिमेशन के मॉडल्स पढ़ रहे हैं। समझ में आया दीपक? सॉफ्टवेयर कैसा है उसके ऊपर निर्भर करता है। हाँ बिल्कुल। तो ये जो हम एस्टिमेशन पढ़ रहे हैं ना, ये सॉफ्टवेयर के लिए ही तो पढ़ रहे हैं। अब आप अपने आप को एक कंपनी मान के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़िए कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो आपकी कंपनी में जो भी सॉफ्टवेयर आएंगे आप उसकी कॉस्टिंग बताएंगे
कि उसकी कॉस्टिंग क्या है, उसमें कितना टाइम लगे, इसके लिए पूरी एक टीम अलग से होती है। प्रोग्रामर ये सब काम नहीं करेगा। अगर आप प्रोग्रामर हैं तो आप ये काम नहीं करेंगे, इसके लिए अलग से लोग रखेंगे। भाई जिस तरीके से एक कंपनी अपना इनकम टैक्स को फाइल करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट रख लेती है, कंपनी के एम्प्लॉय थोड़ी हिसाब किताब लिखते हैं कि इतना आया, इतना गया, इतना इनकम हुई, इतना हमको रिटर्न फाइल करना है, उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट रख लेते हैं। इसी तरह से कंपनी कोडिंग करने के लिए प्रोग्रामिंग टीम रखती है, डिजाइनिंग करने के लिए डिजाइनर टीम रखती है, एनालिसिस करने के लिए अलग टीम रखती है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के लिए अलग टीम रखती है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए अलग, इवेल्युएशन के लिए अलग, कस्टमर केयर अलग, सर्विसेज के लिए अलग। उसी तरीके से एस्टिमेशन के लिए भी टीम होती है उनके पास, रिस्क एनालिसिस के लिए अलग टीम होती है, हर चीज के लिए टीम होती है, मैन पावर होती है। तो इसी तरह से ये जो एस्टिमेशन है, ये एस्टिमेशन करने के लिए भी उसके पास अलग से पूरा डिपार्टमेंट होगा कंपनी के पास। तो कोई भी सॉफ्टवेयर बनेगा, अगर आप किसी बिल्डर के पास जाए, आप कहेंगे हमको घर बनवाना है, तो वो फौरन थोड़ी कल खड़ा हो जाएगा कि ठीक है घर कहाँ, जमीन है, कल से काम लगेगा। पहले ये बात होगी जमीन कहाँ है, जमीन कैसी है, किस जगह पर है, वहां तक सामान कैसे पहुंचेगा, कितनी लागत आएगी, कैसा मैप बनेगा, कैसा डिजाइन बनेगा। आपने कहा हम 50 लाख में बनाएंगे, उसने आपको, जो क्लाइंट है उसने ऐसा डिजाइन बताया जिसमें 1.5 करोड़ रुपए लग रहा है, तो आप पहले कैसे बता पाएंगे कि 50 लाख लग रहा है। तो एक एस्टिमेशन करने के लिए भी सारी चीजें जरूरत है कि क्या बनना है, कैसे बनना है, तो उसके लिए पहले से हम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कर लेते हैं। अभी समझ में आया आपको दीपक, क्लियर है कि एस्टिमेशन सॉफ्टवेयर में इसका क्या यूज है? यही तो है, सॉफ्टवेयर एक प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना वक्त लगेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना टाइम लगेगा, इसी को एस्टिमेशन कहा जा रहा है यहाँ पर। अभी क्लियर है दीपक, समझ में आया? दीपक, ओके क्लियर है, वेरी गुड। और किसी को कोई कंफ्यूजन? तो अब इसमें नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में आप डालिए ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक एस्टिमेशन टेक्निक। ह्यूरिस्टिक एस्टिमेशन टेक्निक। ह्यूरिस्टिक एस्टिमेशन टेक्निक, ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है कोई भी चीज जब आप कैलकुलेट करें, मतलब कैलकुलेशन से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी चीज आप कैलकुलेट करें, अनुमान लगाएं किसी चीज का, जैसे एस्टिमेशन, एस्टिमेट है ना। तो ह्यूरिस्टिक में ये कैसी टेक्निक है? ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक मतलब जिसमें आप कुछ कैलकुलेशंस यूज करें, सम कैलकुलेशन, उसको हम ह्यूरिस्टिक बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई चीज कैलकुलेट कर लेना, निकाल लेना, इन्वेंट कर लेना, उसको हम ह्यूरिस्टिक बोलते हैं। अब ह्यूरिस्टिक में आपके पास में जो मॉडल हम यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं? कोकोमो, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, इसका हम फुल फॉर्म यूज कर लिख चुके हैं। इसमें तीन मॉडल्स होते हैं, एक आपका बेसिक होता है, बेसिक, और एक आपका होता है इंटरमीडिएट कोकोमो, और एक आपका होता है कंप्लीट, ये भी हम लिख चुके हैं। सर अगर किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ऑडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर बनाना है तो सर उस सॉफ्टवेयर को ऑडियो तो सर उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ऑडियो के बारे में सारा नॉलेज लेना पड़ेगा।
और वो किसी ऑडियो एक्सपर्ट से सलाह लेगा। बिल्कुल एकदम सही है। जैसे आपने एकदम सही कहा, कंपनी अगर आप गेम बनाने का सॉफ्टवेयर कंपनी ने लिया है तो जरूरी नहीं कि जिसकी कंपनी उसको गेम खेलना ही आता हो, तो उसने एक पूरी टीम बना रखी होगी कि भाई गेमिंग की सलाह इनसे ले लीजिए, तो ले ली जाएगी। जैसे कभी आप मान लीजिए फोर व्हीलर लेने जा रहे हैं और आपके घर में किसी के पास फोर व्हीलर नहीं है और ना ही कोई चलाता है, तो आपके जो दोस्त हैं जो आपके जानने वाले हैं वो फोर व्हीलर चलाते हैं, आप उनके पास चले जाएंगे, आप उनसे पूछ लेंगे कि फोर व्हीलर का में क्या क्या होता है, कौन सी लेना चाहिए कौन सी नहीं लेना चाहिए, एक राय आप ले सकते हैं। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एकदम सही है। तो पहले तो अब आइए हम ये समझते हैं कि इसमें कैलकुलेशंस किस तरह से करते हैं। तो सॉफ्टवेयर को, कोई भी सॉफ्टवेयर जो होता है कोकोमो मॉडल में, इन कोकोमो सॉफ्टवेयर को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। तीन कैटेगरी में, कि सॉफ्टवेयर जो बनने आते हैं वो तीन कैटेगरी के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऑर्गेनिक सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑर्गेनिक सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऑर्गेनिक सिस्टम। और एक होते हैं जो सेमी डिटैच्ड होते हैं, सेमी डिटैच्ड, सेमी डिटैच्ड। और एक होते हैं एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड, ठीक है। ऑर्गेनिक और सेमी डिटैच्ड, सेमी डिटैच्ड और एम्बेडेड सिस्टम, मतलब जो सॉफ्टवेयर बनने आ रहे हैं कंपनी के पास, वो सॉफ्टवेयर को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दीजिए। अब ये ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक क्या है, ऑर्गेनिक सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं, या ऑर्गेनिक सिस्टम जो बनाए जाते हैं, ऑर्गेनिक सॉफ्टवेयर या ऑर्गेनिक सिस्टम क्या होते हैं। देखिए, ये ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे जो कि ऐसा ग्रुप बनाएगा, मेड बाय दोज ग्रुप हु आर वेल, हु आर वेल नोन विद सिस्टम, जो सिस्टम को अच्छी तरह से जानते हो, जो अच्छे तरह से सिस्टम को जानते हो। यानी कि यहाँ पर आप ऑर्गेनिक सॉफ्टवेयर को कह लीजिए वो सॉफ्टवेयर है जो कॉमन सॉफ्टवेयर है। जैसे बिलिंग का सॉफ्टवेयर, हर आदमी जानता है बिलिंग कैसे होती है। अटेंडेंस का सॉफ्टवेयर, हर आदमी जानता है अटेंडेंस कैसे होती है। तो कंपनी में ऐसे ऐसे टीम होगी जो, जैसे इन्फोसिस कंपनी है, वहां पर ऑर्गेनिक सॉफ्टवेयर का मतलब, जैसे मान लीजिए बिलिंग का सॉफ्टवेयर है तो किसी भी टीम को दे दिया जाएगा कि आप बिलिंग का सॉफ्टवेयर बना लीजिए, ठीक है। तो और यहाँ पर वो लोग और ऐसे इसमें पर्सन होंगे जो कि इससे वेल नोन होंगे और जल्दी जल्दी इस सॉफ्टवेयर को बना देंगे तेजी से। अब सेमी डिटैच्ड कैसे होते हैं, सेमी डिटैच्ड, सेमी डिटैच्ड सिस्टम जो होते हैं, डिटैच्ड सिस्टम, इस सिस्टम में क्या होगा कि जो टीम होगी, टीम में एक्सपीरियंस पर्सन्स भी होंगे जो पहले से सिस्टम को जानते हैं, एक्सपीरियंस पर्सन भी होंगे, प्लस इसमें फ्रेशर भी होंगे जो अभी बिल्कुल नए हैं, किसी भी सिस्टम पे काम इन्होंने नहीं करा है, लेकिन नॉलेज है, सॉफ्टवेयर बना लेंगे। बट उस सेमी डिटैच सिस्टम, ऐसे सिस्टम्स होंगे, ये इसमें ऐसी टीम होगी बनाने के लिए जो जो पहले से भी जानते हो, और इसमें ऐसे पर्सन्स भी होंगे जो फ्रेशर होंगे। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। और इसमें वो सिस्टम बनेंगे, ये तो वेल नोन वाले थे, वेल नोन, इसमें ऐसे बनेंगे जो कि रेयर सिस्टम होंगे, मतलब उसको कभी पहले नहीं सुना होगा, ठीक है ना, रेयर सिस्टम्स होंगे इसमें। आप ये कह दीजिए कि अनफैमिलियर होंगे, उस सिस्टम से अनफैमिलियर होंगे, अनफैमिलियर
सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जो जैसे आपने अभी दीपक एग्जांपल लिया ना कि कोई ऑडियो का सॉफ्टवेयर बनाने आए, ऑडियो एडिटिंग का, तो ऑडियो एडिटिंग का बहुत सॉफ्टवेयर सब कंपनीज नहीं बनाती हैं। तो अभी आप में से ही किसी को ऑडियो एडिटिंग का मिल जाए तो आपके लिए वो सेम ही डिटैच्ड होगा कि सर ऐसा काम तो नहीं करा, हम प्राइम नंबर, पैलिंड्रोम और कैलकुलेटर, स्विच केस, फॉर लूप ये सब तो कर लेंगे, लेकिन ये ऑडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर नहीं बना पाएंगे। तो आपके लिए ये सॉफ्टवेयर सेम ही डिटैच्ड सिस्टम में आ जाएगा। और ऑर्गेनिक में ये कॉमन टाइप का हो जाएगा, जो आपको पहले से भी बहुत अच्छे से पता हो, उसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉफ्टवेयर या ऑर्गेनिक सिस्टम कहते हैं। और एक लास्ट वाला है एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम, ये सिस्टम ऐसे होंगे जो सॉफ्टवेयर एक पर्टिकुलर हार्डवेयर के लिए या रियल सिस्टम के लिए बनाया जाए। रियल सिस्टम मतलब जैसे आपका माइक्रोवेव के लिए सॉफ्टवेयर बनाना, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के लिए सॉफ्टवेयर बनाना, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के लिए सॉफ्टवेयर बनाना, या रडार सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर बनाना, या फ्लाइट के लिए सॉफ्टवेयर बनाना, फ्लाइट के लिए, या रॉकेट लॉन्चिंग के लिए सॉफ्टवेयर बनाना। ठीक है, इस तरह से कुछ रियल सिस्टम, उसको हम एम्बेडेड कहते हैं। जो कि एम्बेडेड का मतलब होता है किसी भी सिस्टम के साथ कोई सॉफ्टवेयर अगर जुड़ा हुआ हो तो उसे एम्बेडेड हम कहते हैं। जैसे माइक्रोवेव है, आजकल फ्रिज आ रही है, स्मार्ट फ्रिज आ रही है, टीवी आ रहे हैं, टीवी भी एम्बेडेड आ गए हैं, उसमें सॉफ्टवेयर भी होता है, मतलब टीवी भी है, टीवी प्लस सॉफ्टवेयर, तो ये सिस्टम एम्बेडेड कहलाएगा। इसी तरीके से रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज, स्मार्ट फ्रिज है, फ्रिज प्लस सॉफ्टवेयर, तो ये एम्बेडेड कहलाएगा। इसी तरह से वॉशिंग मशीन है फुल्ली ऑटोमेटिक, तो वॉशिंग मशीन है उसमें सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है पहले से, तो वो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कहलाएगा। तो यानी कि एस्टिमेशन करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर किस कैटेगरी का है, हम किस कैटेगरी का सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक बनाने जा रहे हैं जो पहले से पता है, या सेमी डिटैच बनाने जा रहे हैं जिसमें आधा पता है आधा नहीं पता है या अनफैमिलियर है, या हम एम्बेडेड बनाने जा रहे हैं किसी हार्डवेयर के लिए जो उसके साथ लगा रहेगा वो सॉफ्टवेयर, तो कॉस्ट एस्टिमेशन करेंगे। अभी बात समझ में आई? क्लियर है? किसी भी चीज की कॉस्टिंग वो कैसे बन रहा है, किस तरह से बन रहा है, उस पर भी तो डिपेंड करती है ना कि किस तरह से बनाया जा रहा है। आप नॉर्मल बाइक खरीदने जाइए तो वो आपको 50 से 60 70 हजार के रेंज की मिल जाएगी, लेकिन अगर आप सुपर बाइक लेने जाइए तो सुपर बाइक को स्पेशली डिजाइन कराया था, स्पेशली बनाया था, उसकी कॉस्टिंग अलग होगी, उसकी चीजें अलग होगी। तो ऐसे में हार्डवेयर एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जी, बिल्कुल। सिस्टम के पास, इंफोसिस के पास अगर आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी है तो देखिए, आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी में सिर्फ प्रोग्रामर से ही काम नहीं चलेगा, उसमें इलेक्ट्रिशियन भी होना चाहिए, प्रोग्रामर भी होना चाहिए, हार्डवेयर इंजीनियर भी होना चाहिए, उसमें आपका पूरी टीम, प्लम्बर की टीम होना चाहिए, पूरी सॉफ्टवेयर कंपनी चलेगी ना। तो अब मान लीजिए फैन खराब हो गया तो फैन कौन बनाएगा? प्रोग्रामर थोड़ी बनाएगा। प्रोग्रामर तो प्रोग्राम के एरर को दूर कर सकता है, लेकिन फैन में आई हुई जो प्रॉब्लम है वो इलेक्ट्रिशियन ही दूर कर लेगा। तो पूरी टीम रहती है, हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, जैसे बावर्ची होता है ना, खाना बनाने वाला, शादी में बावर्ची खाना बनाता है, तो बावर्ची सिर्फ खाना ही नहीं, उसकी टीम में बहुत सारे लोग होते हैं। एक प्याज